और अब बात करते हैं कवर स्टोरीज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता में वो शामिल हुए। उन्होंने रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों की वतन वापसी को लेकर चर्चा की, जिसके बाद पुतिन ने उनकी अपील को मान लिया है। यानी रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों की वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया है। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकल सकता है। पीएम मोदी का यह दौरा भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि भारत और रूस के बीच कई सुरक्षा सौदों पर मुहर लग सकती है। नई रक्षा मिसाइल S-400 सुखोई लड़ाकू विमान, Su-57 बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर Ka-2260 एंटी टैंक गोले की फैक्ट्री और मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड की फैक्ट्री अहम समझौते हैं, जिसे लेकर पीएम मोदी पुतिन से चर्चा कर सकते हैं। यही नहीं, तेल और गैस, द्विपक्षीय संबंध, व्यापार और ऊर्जा जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है और सहमति भी बन सकती है। आज हम भारत और रूस के बीच होने वाली इस अहम डील पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जानेंगे पीएम के रूस दौरे से भारत को क्या मिलेगा। और हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ रहे हैं रविंदर सचदेव, विदेश मामलों के जानकार, और सुरेश के गोयल, पूर्व राजनयिक हैं। रविंदर सर और सुरेश सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले मेरा सुरेश सर आपसे ही सवाल होगा, इस दौरे के, पीएम मोदी के रूस दौरे पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, अगर हम जियो स्ट्रैटेजिक के नजरिए से देखें, तो काफी अरसे से एक तरह से सोचा जा रहा था कि भारत पिछले 10 सालों में या उससे ज्यादा सालों में एक तरह से पूरी तरह से पश्चिमी खेमे में चला गया है ये। और इस पश्चिमी खेमे में जाने के बाद में जब हमने रूस से तेल का आयात शुरू किया था, उसके ऊपर भी सवाल उठे थे। हमारी जो डिफेंस कोऑपरेशन है, उसके ऊपर भी सवाल उठने शुरू हुए थे। ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का 5 साल के बाद पहली बार, उस दौरे से ये साबित हो गया है कि रशिया हमारे लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है। और इस रिलेशनशिप में, इस संबंध में जो इक्वेशन है ये हमारी, ये नहीं है कि हम आ, पश्चिमी खेमे को नकार रहे हैं। पश्चिमी खेमा अपनी जगह है, रूस अपनी जगह है। हमारे लिए दोनों ही भूमिकाएं, दोनों ही संबंध इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इस दौरे के बाद में ये भी साबित हो गया है कि रशिया के लिए, जो हम कहते थे कि रशिया की नजदीकियां चीन से ज्यादा बढ़ रही है और चीन से नजदीकियों के बाद में भारत से संबंधों पर असर पड़ेगा, वो भी एक तरह से एड्रेस हो गई है, नकार दिया गया है कि उन चीजों से भारत से रिश्तों में कोई असर नहीं पड़ेगा। और मैं ये कहूंगा कि अगर डिटेल्स को छोड़ करके तेल का आयात चलता रहेगा, डिफेंस रिलेशंस, मैं 20 साल से रशिया से रिलेशन को देख रहा हूं, होता रहेगा क्योंकि टाइम टेस्टेड है ये। लेकिन एक दूसरे को एश्योर करना कि हम ये आपके साथ में है और हमारी आपसे रिश्तों से दूसरे देशों के जो संबंध है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, या वाइस वर्सा, ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। जी। बिल्कुल। रविंदर सर, आपकी भी यही प्रतिक्रिया है या आपकी प्रतिक्रिया थोड़ी सी अलग है? नो, थैंक यू, प्लेजर आपके साथ और एम्बेसडर गोयल के साथ। या सर्टेनली, आई मीन, जो एम्बेसडर गोयल गए बिल्कुल वही। मैं शायद थोड़ा सा अलग प्रिज्म से देखूं। मेरे विचार से एक अलग अहमियत ऑल्सो ये है। देखिए, ये समिट नॉर्मली शायद दिसंबर के महीने में होती है, यस। सर्दियों में दोनों देशों के बीच। ये जून या जुलाई में हो रही है और पहली विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की आउटसाइड इंडिया। तो ये इंडिकेट करता है बहुत हाईएस्ट लेवल्स पर कि इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमारी अपने नेशनल इंटरेस्ट और जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में रशिया के रिश्तों को बिल्कुल अहमियत देनी है। क्योंकि अभी तक पिछले 1-2 वर्षों से ये भी हो रहा था ना कि मतलब शायद रशिया और भारत के रिश्ते, इंडिया अंडर प्रेशर ऑफ द वेस्ट, थोड़े ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो इस विजिट को करके आई थिंक इंडिया ने क्लियरली इंडिकेट कर लिया कि हमने चॉइस बना ली है कि आने वाले 5 वर्षों में कम से कम, जब तक मोदी सरकार है, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तो हमेशा एक ही रहती है, कि हमने ये डिसाइड करा है कि अब ये जो नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर तो अलग हो गया, वर्ल्ड नया मैट्रिक्स बन रहा है ना, यूक्रेन वॉर और कोविड के बाद। करेक्ट। तो ऐसे में जो दुनिया की रूपरेखा होगी, उस मैट्रिक्स में हमारे लिए रशिया एक बहुत ही अहम पिलर है।
सबसे पहली ये बात है मेरे ख्याल से। एंड देन सेकेंडली यस, उसी के चलते हमें हमें ये भी पता है कि हम जो कर रहे हैं इसको अमेरिका भी क्रिटिसाइज करेगा शायद, और करा भी उन्होंने शब्दों में। पीछे अमेरिका कुछ अलग करता है, हमसे बात अलग है, बट ऑफिशियली तो क्रिटिसाइज कर रहा है। यूरोप भी करेगा। परंतु आई थिंक अब हम एक कैलकुलेशन पे पहुंच गए हैं, कैलकुलस पे, कि हमारे देश का देश हित इसी में है कि हम क्लियर कट रशिया के साथ अपने रिश्तों को विजिबल कर दें दुनिया के लिए। ये नहीं रहे, दुनिया को कोई डाउट ना रहे कि भारत के रशिया के रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं। आई थिंक सबसे बड़ा टेक अवे ये है। उसके अलावा यस, ऑल्सो एज एम्बेसडर गोयल सेज, और बात होती है कि यहाँ पे चाइना पे क्या इम्पैक्ट एग्जैक्टली। देखिए, रशिया चाइना के रिश्तों में दोनों को फायदा है। बिल्कुल। हमें यह फायदा है कि हमारे रिश्ते स्ट्रांग होंगे और बड़े अगर भारी हुए रशिया के साथ, तो रशिया की जो डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है चाइना पे थोड़ी कम होगी। करेक्ट। ओके। और इसके चलते हमें एक स्ट्रेटेजिक फायदा है। और ये हम बात, जैसे अभी फिर बात हो रही थी कि हम वेस्ट के साथ भी इक्वल पार्टनर हैं, हम अमेरिका को बार बार ये बताते हैं कि देखिए, एक स्ट्रांग इंडिया आपके फायदे में है, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म जो कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट है वो तो चाइना के साथ है। तो अगर इंडिया जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आपको मदद यस। मिलेगी टू काउंटर चाइना। और रशिया को यह फायदा है कि रशिया को चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने का, या डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई जैसे बिजनेस लैंग्वेज में कहेंगे, आपके पास मौका है। बड़ी अहम बात कही आपने, और सबसे अहम बात यह है कि आमतौर पर ये जो बैठक होती है वो साल के अंत में होती है। साल के बीच में पीएम मोदी का रूस का दौरा, और वो भी उस वक्त जब नेटो समिट भी चल रही है। क्या इसे नेटो समिट के जवाब के तौर पर देखना चाहिए? सुरेश सर, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी बोला कि अमेरिका को यह नहीं लगना चाहिए कि भारत उसके खेमे में है, और ना ही शायद रूस को भी लगना चाहिए कि भारत उसके खेमे में है, क्योंकि भारत शायद किसी के खेमे में नहीं है। भारत अपनी मजबूत स्थिति में है, और ये संदेश कड़ाई के साथ भारत हमेशा देता रहा है। देखिए, ऐसा है कि कोई भी कंट्री ये तो नहीं है कि एक ही जगह पर खड़ी रहेगी हमेशा। करेक्ट। मोबिलिटी बनी रहती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके इंटरेस्ट क्या है, सिचुएशन क्या है। कभी आप उससे बात कर रहे हैं, कभी उससे बात कर रहे हैं, ये सब चलता रहेगा ही। मैं 2 चीज़ों के ऊपर, आपने नेटो का ज़िक्र किया और आपने बड़ी अहम बात कही, इसीलिए मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा इसके ऊपर। सर। पहली बात तो ये है कि अ, रशिया ये पहली बायलैटरल विजिट प्रधानमंत्री मोदी की रशिया से हो रही है। क्लियर इंडिकेशन कि हम रशिया को कितनी अहमियत देते हैं। इससे पहले जब यूएसए गए थे तो यूएसए की अहमियत थी। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि हमारे लिए जो हमारा हित है, हम उसको अहमियत देंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री रशिया के बाद कहाँ जा रहे हैं? ऑस्ट्रिया। करेक्ट। यूरोप में 2 देश ऐसे हैं जो कि अभी नेटो से अलग-थलग हैं, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। यूरोपियन सिक्योरिटी डायनामिक्स अभी खाली नेटो से जुड़ी हुई है। अभी रविंद्र सज्जन जी बात कर रहे थे कि यूएसए में नेटो का सम्मेलन हो रहा है ये। तो हम जो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि यूरोपियन स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स को नेटो से थोड़ा अलग हटना होगा अगर आपको सिक्योरिटी की परंपरा बरकरार रखनी है ये। और ये एक बहुत अहम मैसेज है ये। तो ऑस्ट्रिया की जो विजिट है, उसको भी हमें बायलैटरल तो है, लेकिन हमें देखना होगा, एक ये बड़ा मैसेज है यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए, और इसके आगे मेरे ख्याल है आप कल का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल अहम बात कही आपने। रोबिंदर सर, मेरा एक सवाल ये होगा कि 2022 में हमने देखा कि इमरान खान रूस गए थे। शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में रूस ने शहबाज शरीफ को कच्चा तेल और ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति का ऑफर दे दिया है, बड़ा ऑफर दिया है। शी जिनपिंग की भी रूस के साथ करीबी लगातार बढ़ती दिखी है। क्या ये रिश्तों को ताज़ा करने वाली यात्रा है? क्या ये पाकिस्तान, चीन, इन देशों को ये बताने की यात्रा है कि भाई हम रूस को भूले नहीं हैं, रूस हमें भूला नहीं है? ये उनको याद दिलाने की एक यात्रा है? वो याद तो उनको खुद आ जाएगा जब वो विजुअल्स देखेंगे इस यात्रा का। अहम मुद्दा तो यात्रा का है कि सब्सटेंस क्या है। अब सिग्नल्स उससे जो भी निकले और जो भी उनको डीकोड करे वो देश करता रहेगा। मुद्दा तो है कि सब्सटेंस बनाना है हमें अपने रिश्तों में, सब्सटेंस बढ़ाना है। और उस सब्सटेंस को बढ़ाने में हमें ऑफ कोर्स ट्रेड का एक इशू है जिसे हमें ट्रेड बैलेंस और ट्रेड को वर्कआउट करना है। जितना ज्यादा हमारा रिश्ता भारी होगा दोनों
एंड्स पे रशिया हमें हमसे ज्यादा करेगा और हम रशिया से ज्यादा करेंगे, उतना हम दोनों देशों के लिए फायदेमंद है, उतना इस रीजनल रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगुलेशन में बैलेंस बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक जो नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है उसको बैलेंस करने में अहमियत है कि ये दुनिया केवल एक वेस्ट ओरिएंटेड या वेस्ट डोमिनेटेड ऑर्डर नहीं होगा। अब ऐसे में रशिया भी चाइना से डील करेगा, हम भी कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट। पाकिस्तान को अब अलग रखिए, पाकिस्तान एक बहुत ही आई थिंक नॉट माइनर बट सेपरेट मैटर है। अमेरिका भी चाइना से डील कर रहा है, पूरा इतना ट्रेड कर रहा है, और वहां अमेरिका चाइना से इतना कंपटीशन में है कि अगले 5-7 साल में इन दोनों का जंग होने की संभावना बनती जा रही है। तो आज की दुनिया में हर देश अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ढूंढ रहा है, नाप रहा है, उसके हिसाब से काम कर रहा है। अब हमारी ये थोड़ी किस्मत भी है, हमारी ग्रेस ऑफ गॉड भी है कि हमारे देश की पॉपुलेशन दुनिया की नंबर 1 है, हम दुनिया की सबसे अच्छी बढ़ती इकोनॉमी है, हमारा प्राइम मिनिस्टर एक डायनामिक लीडर, क्रिएटिव लीडर है, राइट। और इस समय भारत की एक अहमियत बन रही है, बन गई है एक्चुअली। करेक्ट। ऐसे में ये हमारे पास हमें अपनी जरूरतों के लिए ये रोल प्ले करने हैं, सब प्लेयर्स के साथ, अमेरिका के साथ बैलेंस करके, रशिया के साथ बैलेंस करके इन द फ्यूचर, ताकि हमारा अपना इंटरेस्ट मेंटेन रहे। ऐसे में वंस अगेन यस, हम पे प्रेशर्स आएंगे, दोनों तरफ से आने। रशिया भी तो हमसे कहता है तुम अमेरिका की तरह पास क्यों जा रहे हो, अमेरिका से कहते तुम रशिया पे इतना पास क्यों जा रहे हो। हमें दोनों को सोच संभाल के, एम्बेसडर गोयल जैसे लीडर डिप्लोमेट्स ये काम काफी फिनिश के साथ करते हैं कि दिस इज द बेस्ट फॉर अस एंड दिस इज द बेस्ट ऑल्सो, आपके लिए भी सबसे अच्छा है ये जो हम कर रहे हैं, और अमेरिका आपके लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, सभी के लिए अच्छा है, विन विन सिचुएशन मानी जा सकती है इसको। सुरेश सर, 2021 के सालाना समिट के बाद से हमने देखा कई मुद्दे लंबित पड़े हैं। रूस भारत के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी, स्पेस, तेल, एलएनजी, डिफेंस सप्लाई, भुगतान से जुड़े विषयों पर भी बात हो सकती है। ये मुद्दे लंबित पड़े हैं लंबे समय से। ये जो यात्रा है, ये यात्रा इन मुद्दों को रफ्तार देगी, पहली बात। और दूसरी बात कि लंबित क्यों पड़े हैं, क्या दिक्कतें आ रही थी, कैसी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं आप? तो कहा कि लंबित पड़े हैं। देखिए, अगर मैं देखूं जो कंक्रीट इश्यूज हैं हमारे रिलेशनशिप में, मुझको नहीं लगता कि कहीं कोई ज्यादा रुकावट आई है। अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है रशिया से इंडिया के लिए। रशिया ने एश्योर किया है कि जो टेक्नोलॉजी हमको ट्रांसफर करेंगे उसमें वो टेक्नोलॉजी वो चीजें शेयर नहीं करेंगे। तो सिक्योरिटी भी की एक सिक्योरिटी एश्योरेंस है ये। हमको जितना ऑयल चाहिए ऑयल मिल रहा है हमको। यूएसए वगैरह जो वेस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज हैं, हालांकि उन्होंने सैंक्शन लगा रखे हैं उसके ऊपर, लेकिन हम उनको कामयाबी से ओवरकम कर रहे हैं। तो मुझको नहीं लगता कि, देखिए ऐसा है कि एक तो होता है कि इंप्रेशन क्रिएट करना कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी बिटवीन इंडिया एंड रशिया। एक होता है कि आप चुपचाप रहिए, अपना काम करते रहिए, लोगों को बोलने दीजिए, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बोलेंगे, अपना काम करते रहिए। मैं समझता हूं कि इंडिया और रशिया की जो सिचुएशन अभी ये है कि हम आपस में काम कर रहे हैं, लोग बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, लेकिन उससे काम नहीं रुकेगा, और यही जरूरी है। जी बिल्कुल, ये जो यात्रा है रविंदर सर, प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा जाहिर तौर पर दोनों देशों के लिए एक बेहतर तालमेल की बात है, एक बेहतर रिश्ते की बात है। लेकिन इसी बीच हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों को थोड़ा सा उनमें बेचैनी भी देखने को मिल रही है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं। शी जिनपिंग रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए बड़ी शक्तियों से अपील कर रहे हैं। हंगरी के पीएम विक्टर ओर्बन रूस यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए चीन को बड़ी शक्ति के रूप में पेश करना चाह रहे हैं। तो ये बेचैनी क्या संकेत दे रही है? भारत के इस बढ़ते दबदबे से उनकी बेचैनी कैसे समझें इसको सर? देखिए, एक डेफिनेटली उनकी बेचैनी उनके हिसाब से जायज है, ठीक है। अमेरिका जो सोचता है वो बेचैन है कि इंडिया को ये नहीं करना चाहिए, पर बात यह है कि एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, वेस्टर्न ब्लॉक की फॉरेन पॉलिसी, जियो पॉलिटिकल जो उनका व्यू है ना दुनिया का, जी, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। वक्त बदल गए हैं कि आप जो सोचते हैं कि मेरे लिए तो ये अच्छा ही है, दुनिया के लिए भी अच्छा है, आप डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं अपने हिसाब से, अब वो वक्त बदल चुके हैं। जो दुनिया, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। हम भी एडजस्ट कर रहे हैं, अमेरिकन प्रेशर के अंदर हमने एडजस्ट किया है,
हमने रशिया से वॉर की शुरुआत में डिफेंस डील्स पोस्टपोन कर दी थी। वो तो बाद में मामला उल्टा हुआ कि रशियन तेल हम जो ले रहे हैं उसका फायदा यूरोप को हो रहा है, क्योंकि जो हम तेल लेके रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके चलते यूरोप में डीजल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स की कीमतें नहीं बढ़ी। हम्म। तब अमेरिका ने प्रेशर हम पे कम किया। करेक्ट। राइट। तो ये गेम एडजस्टमेंट की चलेगी। हम्म। अब बात ये है कि हमारे अपने इंटरेस्ट को हम लेके हम्म। जितना ज्यादा फॉरवर्ड जा सके, और हमारे इंटरेस्ट में बाय द वे आई थिंक अगेन आई विल से यस, अभी एम्बेसडर गोयल जो कह रहे थे एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी रशिया इंडिया। आई थिंक सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम इस समय है ट्रेड डेफिसिट की। करेक्ट। ओके, बाकी और चीजें ठीक है, ग्रेट एंड गुड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, ये है, पोटेंशियल है, स्कोप है, स्पिरिट है पूरी, बट इन अ वे स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। ओके, अगर ये डेफिसिट का मामला या पेमेंट्स का मामला सुलटा नहीं तो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे हमारे ट्रेड का वॉल्यूम रशिया के साथ कम हो सकता भी है। ओके। तो सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि हम रशिया के साथ ट्रेड का, एक तो पेमेंट का मैकेनिज्म सॉर्ट आउट करें। जो तेल इतना आ रहा है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं, बट देयर अबाउट, कोई कहता 8 बिलियन, कोई कहता 30 बिलियन डॉलर, नंबर्स आर नॉट नोन, वो सरकारों के पास है। हमारे पास वो पैसा पड़ा है जो रशियन ऑयल कंपनीज का है, उन्हें वापस चाहिए। वो कहते हैं इट्स लाइक इंडियन ऑयल ऑफ इंडिया एक्सपोर्टिंग टू लेट्स से सम कंट्री, और इंडियन ऑयल कहता है यार 1 साल हो गया, मेरी पेमेंट मुझे वापस दो, चाहिए। राइट। हम कहते हैं वी कैन गिव यू बट रुपी में ले लो हमसे, वो कहता है मेरे को रुपी में नहीं चाहिए क्योंकि मैं ऑयल कंपनी, मैं रुपी का क्या करूंगा। तो ये तो बड़ा ऑयल ट्रेड का मामला, प्रॉब्लम हो गई। राइट। हमारी कंपनीज यस कुछ वर्कआउट कर रही हैं, युवान, हम युवान नहीं करना चाहते, रशिया कहता नहीं तो मुझे युवान में दे दो। अभी रिलायंस ने बाय द वे जस्ट लास्ट मंथ आई थिंक अनाउंस हुआ है, करीब $3 बिलियन का तेल खरीदने का एग्रीमेंट करा है विद रॉसनेफ्ट फॉर 1 ईयर, $3 बिलियन इन रूबल्स। सो दैट्स वन प्रोग्रेस। तो हमें ये इशू को सॉल्व करना है, पेमेंट वन, एंड देन सेकेंडली हमें ट्रेड बढ़ाना है। अगर हम ट्रेड बढ़ा नहीं पाएंगे तो फिर वजन नहीं आएगा ना हम दोनों के रिश्तों में। वजन आज की दुनिया में आता है आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो उसके साथ, अच्छा दिल, अच्छी दोस्ती मैटर करते हैं, बट एक टर्म पे आके आपको असलियत को फेस करना पड़ता है। करेक्ट। असलियत को फेस करने के लिए हमें और रशिया को, दोनों को मिलके अपना जो जॉइंट हमारा ट्रेड है इसके नंबर बहुत बढ़ाने हैं। और इन नंबर्स को बढ़ाने में केवल ये नहीं कि हम रशिया से ज्यादा इंपोर्ट करें, हमें खुद एक्सपोर्ट बढ़ाना है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। ये बड़ी अहम बात आपने कही सर कि पेमेंट और ट्रेड ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फोकस करने की जरूरत है। शायद इसी की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने INSTC का जिक्र किया अपने भाषण में, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। ये कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है ट्रेड में सर, रविंदर सर? और डेफिनेटली बहुत निभा सकता है, क्योंकि एक तो ये, बट बाय द वे उतनी बड़ी भी नहीं निभा सकता। अब जब INSTC शुरू में बन रहा था तो हमारा ये आइडिया था कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ईरान से लेके रशिया और सेंट्रल एशिया, और फिर रशिया के द्वारा यूरोप हमारा फ्रेट जल्दी पहुंच जाएगा। राइट। तो अभी यूक्रेन वॉर के बाद जो हुआ है, ठीक है, इस कॉरिडोर से हमारा रशिया ट्रेड बढ़ सकता है, कम टाइम कम पैसे में, सेंट्रल एशिया से बढ़ सकता है। परंतु हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि यूरोप के साथ भी बढ़ेगा, क्योंकि इस समय यूरोप रशिया को काट रहा है। यस। रशिया से जो कार्गो जा रही है, कस्टम्स वस्टम्स काफी वो कट डाउन हो गई है। तो ऐसे में INSTC का पोटेंशियल बहुत है, अच्छा है फॉर रशिया सेंट्रल एशिया ट्रेड विद इंडिया। यूरोप का जो एक्सपेक्टेड था वो शायद उतना ना हो, बट ये वॉर वगैरह माहौल है, 5-10 साल में जियो पॉलिटिक्स बदलती है, शायद यूरोप भी हमारा पूरा फ्रेट ट्रेड खुल जाएगा उससे। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल सुरेश सर आपसे लेंगे। बदलते दौर में परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। कोई भी बड़ा लोकतांत्रिक देश रूस के पक्ष में नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की रूस के साथ जो मित्रता है वो सबसे अलग है, किसी से छिपी नहीं है। दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। किसको कितनी जरूरत है, अगर हम इसको अनुपात में समझना चाहें? ये सवाल रविंदर सर, एक क्विक रिएक्शन आपसे भी चाहूंगा। सुरेश सर, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक अनुपात के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो दोनों देशों की एक दूसरे को कितनी जरूरत है? देखिए, ह्यूमन रिलेशंस में अनुपात नहीं चलते। ह्यूमन रिलेशंस में चलता है कि जरूरत है, हम किसके साथ में रहेंगे, कौन हमारे लिए क्या करेगा, उसमें अनुपात नहीं चलेगा। तो हम अनुपात की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर बहरहाल देखा जाए तो हमारे जो रशिया से जो रिलेशंस है उनकी कितनी अहमियत है यहाँ पर। ओके। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर अगर देखा जाए
तो यूक्रेन की बात कर ले, इसकी बात कर ले, वो ही बात कर ले, किसी भी तरीके से देख करके अमेरिका को भी ये अंदाजा है कि हम रशिया से जो अपने रिश्ते हैं उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, वरना वो खास तौर पर खाली हमारे मामले में वो ये नहीं बोलते कि हम सैंक्शंस को नजरअंदाज कर देंगे। तो पहली बात तो ये है कि अभी भारत की जो जियो पोजीशनिंग है वो यूएसए के लिए भी और रशिया के लिए भी काफी जरूरी है, और उसको देखते हुए हमें अपने जो इक्वेशंस है इस तरह से प्ले करनी होंगी कि दोनों को बराबर लगता रहे कि भारत की जरूरत दोनों देशों को रहेगी। एक बात तो ये है जी। दूसरी बात ये है कि ट्रेड डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात चल रही थी। ये जब तक हमारी डिपेंडेंस रशिया के ऊपर ऑयल इंपोर्ट पर रहेगी तो ये डेफिसिट बना रहेगा, और हमें इस डेफिसिट को नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं हम। ये आफ्टर ऑल जो ऑयल आ रहा है हमारे पास रशिया से ही, और हम यहाँ पर रिफाइन कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, वो एक बार हम उसको भी देख लेंगे। तो एक तरह से ये हमारी इकोनॉमिक लीवरेजिंग है, ये हमारी जियो पोजिशनिंग लीवरेजिंग है, और इसके ऊपर ख्याल रखते हुए हमें बहरहाल इस टाइप का जो करना चाहिए वो खाली यही है जी। कि अमेरिका एश्योर रहे कि विसे भी चाइना हम उसके साथ में है, इंडो पैसिफिक में ही, और हम साथ में हैं उसके ही। और हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम यूरेशिया की इक्वेशंस को देखेंगे, जो यूरेशियन मैट्रिक्स है उसमें सेंट्रल एशिया शामिल है, उसमें आर्कटिक शामिल है, एंड प्लीज रिमेंबर कि आर्कटिक एक बहुत अहम हिस्सा है इस समय पे स्ट्रेटेजी का, उसमें शामिल है वो। ये तो उसको करते हुए जो हम अभी इस टाइप पर कर रहे हैं, मेरे ख्याल सही दिशा में जा रहे हैं, और हम उसमें चालू रहना चाहिए। बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, उसको चालू रखना चाहिए। रविंदर सर, एकदम क्विक रिएक्शन में चाहूंगा इसी मामले पर, दोनों देश एक दूसरे के लिए कितनी अहमियत रखते हैं? क्विक बुलेट पॉइंट, आई थिंक चाइना के हिसाब से दोनों देश एक दूसरे की अहमियत रखते हैं। रशिया भारत से रिश्ते बढ़ाएगा तो रशिया को चाइना के खेमे में कम जाने की जरूरत होगी, वो भारत से काफी चीजें और ले सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। रशिया याद रखें सुपर पावर था, है, वो चाइना का प्यादा नहीं बनना चाहता, तो रशिया को एक ऑल्टरनेटिव मिल रहा है भारी भरकम जिसके साथ वो रिश्ते इंप्रूव करे, दैट इज वन। सेकेंडली, हमें ये फायदा है कि रशिया चाइना के खेमे में नहीं जा रहा। यू नो, इन द फ्यूचर की पता चला कि रशिया न्यूट्रल होता गया, धीरे 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 चाइना की तरफ हुआ, चाइना इंडिया का कोई टेंशन हुई तो रशिया तो न्यूट्रल ही रह गया, या कोई इनइफेक्टिव रोल प्ले किया। तो दोनों देशों को एक्चुअली चाइना के हिसाब से रशिया को भी फायदा है और हमको भी फायदा है। बाकी अलग बातें, बट ये कोर है मेरे ख्याल से। बड़ी अहम बात कही आपने, हालांकि इसमें तो सवाल बहुत से हैं, लेकिन जाहिर तौर पर चर्चा में समय थोड़ा सा कम है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे रविंदर सर और सुरेश सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अहम चर्चा में हमारे दर्शकों को एक दिशा देने के लिए, एक व्यू देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।